तो सबसे पहले अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम विपुल खंडेलवाल है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैंने ऑलमोस्ट 12 साल बड़ी कॉर्पोरेट्स में काम किया, लाइक वेदांता, एसआरएल, लावा। एंड उसके बाद 2018 में कंपनी स्टार्ट करी है मनी कंपाउंड, विच इज इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। उसके अलावा आई एम पार्टनर एट मनी फॉर स्मार्ट, अनदर कंपनी विच इज इनटू लोन्स एंड एवरीथिंग। एंड आई एम ऑल्सो को फाउंडर एंड सीएफओ एट वेल्थवाइजर टेक्नोलॉजी, जो कि एक फिनटेक कंपनी है। I have almost done 200 plus webinars, public seminars across. I've almost we have got a client base of more than 750 plus. So I am a financial coach and trainer, mentor to mutual fund distributors. I'm MFI registered distributor, NISM certified as well as IDA licensed. अब मिशन की बात करें तो हमारी कंपनी का मिशन है टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग पीपल टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन देयर लाइफ। तो हमारा जो मिशन है, आज का जो सेशन है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करना चाहते हैं। वी वांट कि पीपल शुड अचीव देयर फाइनेंशियल फ्रीडम। हमारी कंपनी का विजन है टू हेल्प आवर क्लाइंट्स इन क्रिएटिंग वेल्थ टू लिव ए हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ। वी बिलीव कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ऑब्वियसली उसके अलावा भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हेल्थ और सेटिस्फैक्शन। सो वेल्थ प्लेज ए इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वी अंडरस्टैंड कि अगर आपका वेल्थ रहेगा तो एक आप हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ रहेंगे। दैट इज आवर कंपनीज विजन। अब आज क्या क्या चीजें कवर करेंगे? विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, वी विल टॉक अबाउट कल्टिवेटिंग ए वेल्थी माइंडसेट, वी विल टॉक अबाउट अनलॉकिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावरफुल पैसिव इनकम स्ट्रेटजीज, we'll talk about India growth story and we'll talk about mistakes to avoid while investing. So ये हमारे आज के टॉपिक होंगे। अब आते हैं आपके हिसाब से what is the most important thing in life? आप लोगों को क्या लगता है कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। हम से सुनते भी हैं कि टाइम इज मनी। मुझे लगता है ऐसा, ये भी गलत है। मुझे ऐसा लगता है टाइम इज ग्रेटर देन मनी। In fact, Jim Rohn, one of the very famous motivator speaker, उनका कहना है time is more valuable than money because you can get more money but you cannot get more time. जिस दिन हम born होते हैं हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है इस दुनिया में, एंड वो क्लॉक जो होती है ना, वो रिवर्स गियर में चल रही होती है। सो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, पैसा फिर से कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट टाइम जो हमने लॉस किया उसको कुछ नहीं कर सकते। तो टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल फ्रीडम की, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या होता है, आज हम ये जो वेबिनार कर रहे हैं बेसिकली इसका मतलब क्या है? सो मेरा मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की अलग अलग डेफिनेशन है। किसी के लिए अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी कुड बी ए फाइनेंशियल फ्रीडम, किसी के लिए कोई डेट ना होना, कोई ईएमआई नहीं होना कुड बी ए फाइनेंशियल फ्रीडम, किसी के लिए फॉरेन वेकेशंस, वर्ल्ड टूर कुड बी ए फाइनेंशियल फ्रीडम, किसी के लिए बिगर हाउस या फिर लग्जरी कार, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू। मेरा ये मानना है कि ऑब्वियसली ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बट असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब, असली इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि यू आर इंडिपेंडेंट व्हेन यू वर्क बिकॉज यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू मस्ट। आप जब तक काम करें जब तक आपका मन हो, अपने हिसाब से काम करें, नॉट बिकॉज कि आपको काम करना है बिकॉज यू वांट टू अर्न। दैट इज ए ट्रू इंडिपेंडेंस। हम हमेशा फ्रीडम की बात करते हैं, हमने बात करी, काफी लोगों ने पोल किया, रन किया कि फ्रीडम का मतलब हर जने के हिसाब से अलग है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फ्रीडम मींस फ्री टाइम, एंड ट्रू इंडिपेंडेंस कैन नॉट बी अचीव विदाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आपको सही में इंडिपेंडेंस फील करना है, आप तब तक फील नहीं कर सकते जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे यानी कि आप मनी से वरी फ्री होंगे, तभी आप ट्रूली इंडिपेंडेंट होंगे, और वो तभी होगा जब आपके पास इनफ वेल्थ क्रिएटेड होगी। तो आज का जो वेबिनार है इज बेसिकली ऑन दिस ओनली, ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम, कि हम कैसे अपनी लाइफ में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर ले, जिससे कि हम अपना फ्री टाइम अपने पास ले सकें और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकें। एंड इन सब चीज के लिए अगर हम देखें तो व्हाट वी डू टुडे विल डिफाइन आवर टुमारो। आज हम जो काम करेंगे वो डिसाइड करेगा हम क्या बनेंगे। सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो सेशन है ना, उसमें टाइम के बारे में हम जरूर बात करेंगे, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग रिच इज सिंपल बट नॉट इजी। हम सब अमीर बन सकते हैं, बने हुए हैं, या उससे भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। सिंपल है बट इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? बिकॉज एवरीथिंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क। अब ये लियोन मेसी का एक कोट है, किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि आपका ओवरनाइट सक्सेस, जब उनका फर्स्ट टूर्नामेंट वो जीते थे, तो आपको आपके ओवरनाइट सक्सेस पे कैसा लग रहा है? तो उनका ये जवाब था कि डे आफ्टर डे आई हैव प्रैक्टिस मोर देन 17 years टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। तो ओवरनाइट सक्सेस कोई चीज नहीं होती दोस्तों,
चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, या फिर वेल्थ क्रिएशन हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। अगर आप शॉर्टकट के लिए जाएंगे तो चांसेस है कि हम अपनी वेल्थ को इरोड करेंगे बनाने की जगह। मेहनत करनी पड़ेगी। दे आर स्टेप्स, दे आर प्रोसेस। आज हम बात करेंगे कैसे हम बढ़ा सकते हैं अपनी वेल्थ कैपेसिटी को, कैसे हम जल्दबाजी मतलब उसको थोड़ा सा टाइम जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें बात करेंगे। बट शॉर्टकट कुछ नहीं है, रातों रात वाला ऑप्शन कुछ नहीं होता, ये हार्डकोर रियलिटी है। इन सब चीजों के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे वो होगी एटीट्यूड। योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। हम लोग को ना सबसे पहले अगर हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, अपने टाइम की यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। और एटीट्यूड को कैसे चेंज करना पड़ेगा? हमें फॉलो करना पड़ेगा क्या सक्सेसफुल पीपल ने आज तक करा है, व्हाई दे हैव बिकम सक्सेसफुल, वर्सेस नॉर्मल पीपल। जो नॉर्मली लोग करते हैं हमें वो चीज नहीं करनी, और जो सक्सेसफुल पीपल करते हैं हमें वो चीज करनी है। बिकॉज व्हाई टू रीइन्वेंट अ व्हील? अगर ऑलरेडी बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल हैं जिन्होंने सब लाइफ में अचीव किया है, तो बेस्ट वे इज टू लर्न फ्रॉम देम। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंस बिटवीन अ रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इस पीपल हु आर सक्सेसफुल, we call them rich people or people having wealth, and the person on the right side is a poor people, or you can say average wealth. Poor की मतलब यहाँ पे मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पॉवर्टी के बिलो है। What I'm saying is sort of like a lower middle class or middle class versus rich people who have got lot of money. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उनके माइंडसेट में। अब क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले रिच पीपल ऑलवेज हैव मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम। वो कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम से डिपेंडेंट नहीं होते हैं। दे ऑलवेज वर्क ऑन मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम। वो अपने चीजों को डाइवर्सिफाई करते हैं जिससे उनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आ सके। नॉर्मली पुअर पीपल क्या है, एक या दो सोर्स से ही इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट मनी फर्स्ट। रिच पीपल ऑलवेज इन्वेस्ट मनी फर्स्ट, उसके बाद दे स्पेंड जो बचता है। नॉर्मली एवरेज पीपल व्हाट दे डू, दे स्पेंड मनी फर्स्ट एंड जो बचता है उससे इन्वेस्ट करते हैं। रिच पीपल इन्वेस्ट इन एप्रिशिएटिंग एसेट्स। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उस पर बात करेंगे, नॉट ऑन ऑल द पॉइंट्स। एवरेज पीपल होते हैं दे इन्वेस्ट इन लाइबिलिटीज। वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जिससे उनको लोन लेना पड़े और उनकी लाइबिलिटीज बढ़ जाए। रिच पीपल पे फर्स्ट फॉर देमसेल्व्स। वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, दे पे देमसेल्व्स फर्स्ट। एंड एवरेज पीपल जो होते हैं, पुअर पीपल जो होते हैं, दे पे फर्स्ट फॉर अदर्स। वो अदर्स को पहले पे करते हैं रेदर देन फर्स्ट। रिच पीपल यूज डेट फॉर इन्वेस्टिंग। वो डेट लेते हैं बट एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए, जहां पे उनकी वेल्थ ग्रो करे उन चीजों के लिए डेट लेते हैं। और जो एवरेज या पुअर पीपल हैं वो डेट लेते हैं स्पेंडिंग के लिए, खर्चों वाली चीजों के लिए वो अपना डेट लेते हैं। रिच पीपल ऑलवेज फोकस ऑन अर्निंग, कि मैं अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकूं। एंड एवरेज या पुअर पीपल ऑलवेज फोकस ऑन स्पेंडिंग। वो खर्चा कैसे करना है, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ छुट्टी में जाना है, क्या गैजेट लेना है, उनका फोकस वहां रहता है। उनका फोकस वहां रहता है। तो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब तक हम अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये माइंडसेट चेंज करना सबसे पहले जरूरी है, उसके पर वर्क करना जरूरी है, देन ऑब्वियसली यू विल सी द चेंजेस। अब बात करते हैं, इनकम जो होती है दो प्रकार से होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जहां पे हम अपना टाइम और एफर्ट लगाते हैं उस इनकम को अर्न करने के लिए, जैसे जॉब में, जैसे बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। सो दीज आर ऑल एक्टिव इनकम, कि हम जितनी देर काम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उस हिसाब से हमको इनकम आ रही है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जहां पे आप डायरेक्टली मेहनत नहीं कर रहे, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं और आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो डायरेक्टली आप मेहनत और एफर्ट नहीं लगा रहे, वहां पे आपका एफर्ट नहीं लग रहा, वहां पे आपका हार्डवर्क नहीं लग रहा। सो दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज के सेशन में हमने बात करी है मल्टीपल इनकम स्ट्रेटेजीज। तो हमें समझना है कि कैसे हम अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी पैसिव इनकम को बढ़ा सकते हैं। दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब फाइनेंशियल फ्रीडम ना एक्चुअल में कब होगा इन मनी टर्म्स? जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपकी खर्चों को पूरा कर सकेगी, आप उस दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर का खर्चा सपोज 1 लाख रुपीज पर मंथ का है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और आपकी पैसिव इनकम के थ्रू, यानी कि वो इनकम जिसके लिए आपको मेहनत ना करना पड़े, उस इनकम से अगर आपको जिस दिन 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, ट्रस्ट मी यू हैव बिकम फाइनेंशियली फ्री। उस दिन आप अपने जीवन में जो चाहे कर सकते हैं। अब कैसे हम अपनी एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम को बढ़ाने, उसको हम आगे समझते हैं। अब एक्टिव इनकम में आप देखोगे जॉब और बिजनेस, ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव
चीजें हैं जो कि आज की तारीख में, जैसे हमारे वेबिनार में जितने भी लोग अटेंड कर रहे होंगे, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आइदर विल बी इन जॉब और दे विल बी मैनेजिंग देयर बिजनेस। ये तो डेफिनेटली सबसे बड़े सोर्सेज है, पर क्वेश्चन है क्या इनको भी हम सप्लीमेंट कर सकते हैं क्या? तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं? हम क्यों सोच रहे हैं हम सिर्फ एक जॉब कर रहे हैं या फिर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ उतने ही बहुत है? वी कैन डेफिनेटली एक्सपेंड आवर एक्टिव इनकम। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? वी कैन डू लॉट मोर थिंग्स। अगर आप जॉब में हैं, अगर मैं एग्जांपल जॉब की बात करूंगा, तो आप आज की तारीख में डिजिटल मीडिया के थ्रू बहुत चीजें कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, आप कोई और पार्ट टाइम बिजनेस ओपन कर सकते हैं। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो काम कर सकते हैं। आपको पढ़ाने का शौक है, आप टीचिंग कर सकते हैं। कोविड ने हमें ये दिखा दिया है कि पूरी की पूरी दुनिया ऑनलाइन मोड में रन हो सकती है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको फिजिकली चीजें कहीं करनी पड़ेंगी। बहुत सारे मैकेनिज्म है जहां पे आप अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ा सकते हैं। सेम वेज फॉर बिजनेस ओनर्स। ऐसा नहीं कि बिजनेस ओनर्स ये सब काम नहीं कर सकते। एक बिजनेस ओनर का अगर कोई पैशन है, अगर उनका फोटोग्राफी पैशन है, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग उनका पैशन है, इट कुड बी एनीथिंग, सो दे कैन डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम देयर रनिंग बिजनेस। वो अपना बिजनेस तो रन कर सकते हैं, उसके साथ साथ भी चीजें कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो, पूरी दुनिया से रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री। क्वेश्चन है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें अपने आप को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेगी जो हमारा इंटरेस्ट है उस फील्ड में। नॉट नेसेसरी हम फुल टाइम इन चीजों में दे पाएंगे, इट्स परफेक्टली ओके। आपके पास जितना टाइम है, जितना आपका पैशन है, आप उसके हिसाब से चीजें कर सकते हैं। एंड देयर इज एंडलेस थिंग्स व्हिच यू कैन डू। सेम वे अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो नॉर्मली बिजनेस ओनर्स, क्या मैंने देखा है, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई विल से कि हम लोग फायर फाइटिंग में फोकस बहुत ज्यादा करते हैं। हम ऑफिस आते हैं, अपने बिजनेस आते हैं, अपने फैक्ट्री में आते हैं, तो रोजमर्रा की टाइम पे ना हम लोग पूरा दिन निकाल देते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है बिजनेस ओनर को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं कोई दूसरा बिजनेस करने की जरूरत हो, वो अपने बिजनेस में ही कर सकते हैं अगर हम फोकस करें, अगर हम अननेसेसरी टास्क में अपना टाइम वेस्ट ना करें, अगर हम अपने प्रोसेस एंड सिस्टम्स को ऑटोमेशन में लगा दें, अपनी टीम को इस तरीके से करें, तो ऑब्वियसली वी कैन ग्रो आवर बिजनेस। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस ग्रो करने का मतलब सिंपल है कि नेट प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं? दो रीजन से, एक तो सेल्स बढ़ा के, दूसरा अपने खर्चे रिड्यूस करके, या फिर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के। तो एक बिजनेस ओनर के लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो लोग जॉब में हैं और अपना कुछ पार्ट टाइम करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ऐसे बिजनेस, अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं, आगे करना चाहते हैं, तो हमारा फोकस दो चीजों में होना चाहिए ऐसे बिजनेस ओनर। सबसे पहला सेल्स बढ़ाने में। एक बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा, मैं बोलता हूँ, फोकस होना चाहिए सेल्स बढ़ाने में। सेल्स बढ़ाने में मतलब कस्टमर क्या चाहता है उसको वो चीज दे सके, अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बढ़ाएं, अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, नई नई ज्योग्राफीज में एंटर करें, नए प्रोडक्ट्स में एंटर करें। ये एक बिजनेस ओनर का सबसे पहला काम है। एंड प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स बढ़े, वो तो करना ही है, उसके साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं ऑपरेशंस में, अपने खर्चों को रिड्यूस कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं, हम अपनी इन्वेंट्रीज को प्रॉपर से मैनेज कर सकते हैं जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हम ऐसी स्ट्रैटेजीज को रन करें जहां पे हमारा कैश फ्लो जल्दी जल्दी आए, यानी कि सेल्स हमारी फास्टर हो, हमारे खर्चे रिड्यूस हो। तो एज ए बिजनेस ओनर हमें ये चीज करेंगे तो हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो जो जॉब में कर रहे हैं, कल को वो भी अपना कुछ पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो आज जितने भी बिजनेस ओनर्स ने ज्वाइन किया है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो सबसे ज्यादा फोकस है वो सेल्स बढ़ाने में और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने में लगना चाहिए। बिकॉज यही एट द बॉटम एंड आपके बिजनेस को ग्रो करेगा, इवेंचुअली आपकी वेल्थ को ग्रो करेगा। सो ऑब्वियसली देयर आर 10 डिफरेंट थिंग्स इन बिजनेस, आई टोटली एग्री, बट आपका फोकस एज ए बिजनेस ओनर इन चीजों में होना चाहिए। बाकी ऑपरेशंस, प्रोडक्शंस, वो सब आपको आउटसोर्स कर देना चाहिए या फिर टीम को डेलीगेट कर देना चाहिए। ऑब्वियसली करेंगे आप ही, बट आपकी टीम को वो सब फोकस करना चाहिए, आपको नहीं। सो ये तरीका था एक्टिव इनकम बढ़ाने का। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की। चलो ठीक है, एक्टिव इनकम हमको अच्छी आ रही है, या फिर ये सब करने से हम अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा देंगे। पैसिव इनकम कैसे बढ़ाएंगे? अब पैसिव इनकम में होती क्या क्या है? पैसिव इनकम कैन बी डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम। यानी कि ये वो इनकम है जहां पे या तो आपने एक बार मेहनत करी, या आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां से आपको रिकरिंग इनकम आ रही है। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वहां से रेंटल इनकम आ रही है, इट्स अ पैसिव इनकम।
आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वहां से डिविडेंड आ रहा है, दैट्स ए पैसिव इनकम। आपने कोई बॉन्ड एफडी में इन्वेस्ट किया, वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, दैट्स ए पैसिव इनकम। तो ये रॉयल्टी इनकम, आपने कोई ऐसी चीज करी, आपने कुछ पेटेंट कराया, वहां से आपको रॉयल्टी आ रही है, दैट इज अ पैसिव इनकम। आपने कोई बुक पब्लिश करी, अब बुक पब्लिश करके आपने छोड़ दिया, एक बार बुक पब्लिश करी बट सालों साल तक आपको उससे इनकम आ रही है। सब्सक्रिप्शन इनकम, यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो पैसिव इनकम है। आपने वीडियोस कुछ बनाए और हो सकता है कुछ सालों तक उसके बाद भी आपके चैनल्स पे व्यूज आ रही है और आपको इनकम आ रही है। तो ये कुछ मेजर सोर्सेस है जहां से आप अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए क्या है, आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में कि एसेट्स क्या है और एसेट्स में कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको 99% लोग सही से नहीं समझते। तो पब्लिक, अब मैं बात करूं अपनी वेल्थ क्रिएशन के उसमें या फिर पर्सनल वेल्थ के केस में, तो एसेट्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, डेप्रिशिएबल और एप्रिशिएबल। तो कौन से एसेट्स एप्रिशिएट करते हैं, कौन से प्रोडक्टिव है, कौन से अनप्रोडक्टिव है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कॉर्नर में जो एसेट्स है, दीज आर कॉल्ड अनप्रोडक्टिव एंड डेप्रिशिएबल एसेट्स। यानी कि आपकी गाड़ी, आपका घर जहां पे आप रह रहे हो, जहां से आपको इनकम नहीं आ रही हो, कैश, मतलब आपने सिर्फ कैश आइडल रखा हुआ है घर में, so these are called unproductive और depreciable assets। depreciable क्यों, कैश क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू घट रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। कार क्यों, कार आपने आज खरीदी है, उसकी वैल्यू विद द टाइम डेप्रिशिएट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव डेप्रिशिएबल एसेट। अब प्रोडक्टिव डेप्रिशिएबल एसेट कौन से, प्रोडक्टिव एसेट वो है जिस एसेट्स को यूज करके आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी फैक्ट्रीज में मशीन्स हो गई, लैपटॉप्स हो गए, अगर कोई फार्मिंग करे तो ट्रैक्टर्स हो गए, ये प्रोडक्टिव एसेट्स है। इसको आपने खरीदा तो इससे आप अपनी इनकम को और बढ़ा रहे। इवन दो दे डेप्रिशिएट है, विद टाइम इनकी वैल्यू भी कम होती है। आज आपने लैपटॉप खरीदा है अपने ऑफिस के लिए, तो 5, 7, 8 ईयर्स में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, बट प्रोडक्टिव है, इसको यूज करके आप और भी चीजें अर्न कर सकते हैं। सो इट कम्स इन प्रोडक्टिव बट डेप्रिशिएबल एसेट। देन कम्स अनप्रोडक्टिव बट एप्रिशिएबल एसेट्स। ये एसेट जो अपने आप में कुछ नहीं करते बट विद टाइम नॉर्मली अप्रिशिएट करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, अदर कमोडिटीज, अदर इन्वेस्टमेंट्स में, इट कुड बी क्रिप्टोस फॉर एग्जांपल, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं। सो दीज आर कॉल्ड अनप्रोडक्टिव एप्रिशिएबल एसेट। है तो अनप्रोडक्टिव, अपने आप में कुछ नहीं करेंगे बट विद टाइम बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई विद टाइम ये बढ़ते हैं। देन कम्स प्रोडक्टिव एंड एप्रिशिएबल एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जो प्रोडक्टिव भी हैं और एप्रिशिएट भी करते हैं। प्रोडक्टिव मतलब आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, ये पैसा काम पे लग रहा है और आपको और एक्स्ट्रा अर्न करके दे रहा है। तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स कह सकते हैं, रियल एस्टेट कह सकते हैं, ये सब प्रोडक्टिव एप्रिशिएबल एसेट्स है कि ये प्रोडक्टिव भी है। रियल एस्टेट में आपको रेंटल इनकम भी आती है और विद टाइम बढ़ भी रहा है अगर इन्वेस्टमेंट के लिए। वही रियल एस्टेट अगर आपका खुद का घर है तो वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है बिकॉज वहां पे आपको अलग से इनकम नहीं आ रही। सो एज ए इन्वेस्टर, एज ए पर्सन, अगर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो मेरे जो पैसे हैं वो सबसे ज्यादा इन वाले ब्लॉक्स में जाना चाहिए। दिस इज द ब्लॉक जहां पे मेरे सबसे ज्यादा पैसा जाना चाहिए। हाँ, अगर मैं बिजनेस ओनर हूं, मैं यहाँ पे भी ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि प्रोडक्टिव है, उसको यूज करके मेरे को और मैं इनकम अर्न करूंगा। बट पैसिव जो वेल्थ क्रिएट होती है वो यहाँ पर होती है। तो दिस शुड बी द प्लेस वेयर आई शुड पुट मैक्सिमम मनी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैक्सिमम लोग नहीं मानते। मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इट कुड बी, इट्स ओके, मतलब सबके अपने थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है आपका खुद का घर जहां पर रह रहे हो वो एक एसेट नहीं है बिकॉज वो घर आपके जेब में पैसे नहीं डाल रहा और इवन तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, नो डाउट अबाउट इट, बट आप उसको बेचते नहीं हो नॉर्मली। इन नॉर्मल सिनेरियो यू विल नॉट सेल इट। तो घर की वैल्यू अगर आपकी 2 करोड़ से 3 करोड़ भी हो रही है, प्रैक्टिकली उसका आपको फायदा नहीं हो रहा, उसके एसेट्स ग्रो नहीं हो रहे, मतलब आप उसका फायदा आपको यूज नहीं कर सकते। दैट्स अ रियलिटी। इवन दो having your own house is very much required, no doubt about it। इसमें एक बात मैं जरूर रेज करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है, स्पेशली जो जॉब में है, वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो घर अपनी लाइफ में बहुत जल्दी खरीद, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ी रेसिपी है ऑफ डिजास्टर ऑफ रूलिंग देयर फाइनेंशियल। आपको घर खरीदना बिल्कुल खरीदिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एक खुद का घर अपना होना ही चाहिए, बट अपने कैरियर में बहुत जल्दी मत करिए। बाय हाउस लिटिल लेट, इन योर लेट 30s और अर्ली 40s, स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपको पता रहेगा आप कहाँ पे
पूरा लाइफ कहाँ पे स्पेंड करना चाहते हो, फैमिली सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, आप एक अच्छा डाउन पेमेंट इकट्ठा कर पाएंगे, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफी स्टेबल होगी। अगर आप घर बहुत जल्दी बाय करेंगे, आप ईएमआई पे स्टार्ट हो जाएंगे, आप ज्यादा सेव नहीं कर पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत ज्यादा हैम्पर करती है। दैट्स वन डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड। One should have your own house. I'm not against it, but don't buy too early. That would be my suggestion. Another point, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, दैट इनकम इज इक्वल टू वेल्थ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योर इनकम इज नॉट योर वेल्थ, योर नेटवर्थ इज व्हाट डिफाइंस योर वेल्थ। आपका नेटवर्थ कितना है वो आपकी वेल्थ है, आपकी इनकम नहीं है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन ये है, इनकम मींस जो आप अर्न कर रहे हैं। सपोज अ पर्सन हु इज डूइंग ए जॉब, वो 2 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, तो वो उनको लग रहा है मैं 2 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ महीने का, तो बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ। बट अगर वो 2 लाख रुपए में से 1,80,000 अपनी ईएमआई, अपने घर के खर्चे और बच्चों की स्कूलिंग में खर्च कर रहे हैं, ट्रस्ट मी उनकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। इवन दो उनकी इनकम अच्छी है, 2 लाख रुपीज इज वेरी डिसेंट सम, बट वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। वेल्थ कैसे डिफाइन होती है? वेल्थ सिंपल मीन्स एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। एसेट मींस आप कितने एसेट्स होल्ड कर रहे हैं, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट्स कितने कर रखे हैं। आपके एसेट्स कौन से हो सकते हैं? योर घर कैन बी योर एसेट, दैट्स परफेक्टली ओके। आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये सारे आपके एसेट्स हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट किया, ये आपके एसेट्स हैं। इनकी वैल्यू माइनस योर लायबिलिटी। अगर आपने घर लोन पे लिया है तो जितना लोन लिया वो माइनस कर दीजिए। कोई और लोन्स आपके ऊपर है, मान लीजिए आपके पर्सनल लोन है, कोई और लोन है, उसको माइनस कर दीजिए। तो जितने एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे, जो बचेगा दैट इज योर नेटवर्थ। तो एज ए रिच माइंडसेट, एज ए पर्सन, हमारा फोकस होना चाहिए हम अपनी नेटवर्थ को कैसे बढ़ा सके। इनकम आपकी हर साल 10% से या 20% से बढ़ रही है, डजंट मैटर। अगर आपकी नेटवर्थ नहीं बढ़ रही है, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। So please focus on your net worth, not your net income. The income is okay. Obviously income बढ़ेगा, wealth बढ़ने में help होगा, but वो तब होगा जब उस income को आप channelize करेंगे assets में, या तो assets बढ़ाने में या liabilities reduce करने में। अगर वो income से आप रोजमर्रा के खर्चे ही कर डालेंगे तो आपकी wealth create हो रही है। तो income is never equal to wealth. Your wealth will determine through your net worth. So बहुत important concept है, बहुत important concept है। So यहाँ पे एक लाइन भी लिखिए, being rich isn't about how much money you make or spend, it is about how much money you keep. आप कितना कमा रहे हैं उससे डिफाइन नहीं होगा, आप उस पैसे से क्या कर रहे हैं, that matters a lot, that matters a lot. अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर आते हैं। अब मैं आप लोगों को 2 ऑप्शंस देता हूँ, आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है आप क्या ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन ए है, सपोज मैं आपको बोलता हूँ आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपको डे 1 पे, यानी कि आज 50 करोड़ रुपए वन टाइम मिल जाए, ठीक है। ऑप्शन 2 है आपको एक पैसा आज मिलेगा और अगले 40 दिन तक, सिर्फ 40 दिन तक वो पैसा डबल होगा फ्रॉम इट्स लास्ट डे। यानी कि आज 1 पैसा है, अगले दिन 2 पैसा, उसके अगले दिन 4 पैसा। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? बहुत इजी है, आई थिंक ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। एक पैसा डबलिंग फॉर जस्ट 40 days और दूसरी तरफ 50 करोड़ रुपीज। 50 करोड़ आई थिंक इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो लेट्स सी इन द चैट बॉक्स क्या चूज करेंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, आई वांट मोर रिस्पॉन्सेस। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ओके, आई वांट मोर रिस्पॉन्सेस फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 पैसा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज अ गुड चॉइस। पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए चॉइस चूज करा है, ऑब्वियसली इट्स अ गुड चॉइस, बट लेट अस सी ऑप्शन बी अगर आप चूज करते तो क्या होता। अगर आप ऑप्शन बी चूज करते तो 40th डे में आपकी वेल्थ होती 549 करोड़। 549 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 500 करोड़ ज्यादा फ्रॉम ऑप्शन। यस, 1 पैसा डबलिंग से स्टार्ट किया है एंड दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 30th डे तक अगर आप देखेंगे, सो आई वांट टू शो दैट टिल 30th डे यहाँ पे वैल्यू थी सिर्फ 53 लाख, यानी कि फर्स्ट डे से 30th डे से 53 लाख पहुंचे थे, बट लास्ट 10 डेज पे इट गोज स्काई 549 करोड़। सो दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आई नो हर दिन या हर साल पैसा डबल करना इज नॉट पॉसिबल, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझना जरूरी है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वेरी पावरफुल। अगर आप कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है, जो अर्निंग है, वो एक्सप्लोड होती है लास्ट, मतलब आफ्टर सर्टेन ईयर्स, आफ्टर सर्टेन टाइम, एंड इट बिकम्स लाइक एनीथिंग।
सो कंपाउंडिंग टेक टाइम्स, मैंने वो जो एग्जांपल दिया था वो इसलिए दिया था कि कंपाउंडिंग टेक टाइम्स, फर्स्ट 30 डेज कुछ भी नहीं था एंड लास्ट 10 डेज में इट वेंट फ्रॉम 30 lakhs to 500 crores. सो वॉरेन बफे हम सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम, आज उनकी एज 92 है, $110 बिलियन उनकी वेल्थ है। 11 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। ये चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट $1 बिलियन कमाने में उनको ऑलमोस्ट 45 इयर्स लगे थे। उनका फर्स्ट $1 बिलियन आया था ऑलमोस्ट 55 इयर्स की एज में, 55 इयर्स की एज में। दिस इज वेयर ही अर्नड हिज फर्स्ट $1 बिलियन and from 56 to 92 he reached from $1 billion to $110 billion, 110 times. शुरू के सालों में he started, टाइम लगा। so that is the power of compounding. तो ये समझना जरूरी है। मैंने आपको टाइम के बारे में बताया था ना, टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज के वेबिनार में हमने टाइम पे फोकस किया और हम आगे भी करेंगे। पावर ऑफ टाइम, अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा लेना है तो जल्द से जल्द स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको वो लॉन्ग टर्म तक करते रहना पड़ेगा। डोंट इंटरप्ट द प्रोसेस, आप उस प्रोसेस को इंटरप्ट मत करिए। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको अच्छी वेल्थ चाहिए, आपको बिजनेस में ग्रो करना है, आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको बुक्स पढ़नी है, सब कुछ कैन हैपन थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप टाइम दो और कंसिस्टेंटली वो काम करते रहो, देन यू विल सी द रिजल्ट्स ऑफ आफ्टर 1 year 2 year 3 years दैट आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम इज इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बात करते हैं हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। एक्टिव इनकम के बारे में हमने बात करी, मल्टीपल सोर्स से इनकम कैसे बना सकते हैं उससे बात करी। अब जब वो इनकम बन गई, उसको पैसिव वे में कैसे चैनलाइज कर सके, कैसे ऑप्टिमाइज कर सके, उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। अब सेकंड सेक्शन आगे बढ़ने से पहले जस्ट मैं एक फीडबैक लेना चाहता हूँ। किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज Q&A में डाल दीजिए। वैसे लास्ट में हम सब कुछ कवर करेंगे, बट अगर फिर भी कोई चीज लगती है आपको अभी तक जो हमने बात करी और आपको समझ में नहीं आई तो आप Q&A में डाल दीजिए। आई विल ट्राई टू टेक इट अप। मैं नॉर्मली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीजें कवर कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर एवरीवन। हम सब चाहे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो ना हो, ये सारी चीजें समझ सकते हैं। दैट इज द होल पर्पस ऑफ इट। अब आपको एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म बताता हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट में, अब इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हम आज स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। अदर एसेट क्लास भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट इज आल्सो वन ऑफ द गुड एसेट क्लास, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट हैव ओनली गिवन गुड रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो यही दो एसेट क्लास मुझे समझ में आते हैं। अब 2 स्टेप प्रोसेस से हम कैसे पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में SIP क्या है हम सब शायद जानते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको SIP को। अब SIP को हम पैसा जोड़ के एक कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं और फिर हम SWP स्टार्ट कर सकते हैं। SWP मतलब क्या है? मंथली विड्रॉल। यानी कि हमने पहले SIP किया कुछ सालों तक, हमारा पैसा इकट्ठा हुआ, उस म्यूचुअल फंड से हमने हर महीने पैसा वापस निकालना स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड SWP। यानी कि शुरू में मैं अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर रहा हूँ और फिर बाद में उस इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हमने बात करी थी ना, पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम के लिए SWP इज योर इनकम, कि आप SWP के थ्रू इनकम कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मिस्टर प्रशांत है, 28 साल के, वो 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं जब वो 28 साल के। उनको 55 साल की एज में रिटायर होना है। उनका गोल है कि भाई मैं लाइफ में 55 साल में रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। मैंने एक बहुत कंजर्वेटिव नंबर अज्यूम किया कि उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो 12% से रिटर्न अर्न करेंगे। तो अब देखते हैं होगा क्या। जब वो 55 इयर्स के होंगे तो उनका जो कॉर्पस इकट्ठा होगा वो करीब होगा 2.16 करोड़। तो 28 साल में उन्होंने स्टार्ट किया, सिर्फ 10,000 रुपए महीना टिल एज 55। जब वो एज 55 के हो जाएंगे, अज्यूमिंग 12% रिटर्न विच इज अ वेरी नॉमिनल नंबर, उनका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो 2.16 करोड़ है। अब इस रिटायरमेंट कॉर्पस को क्या करेंगे? वो एक डेट फंड में डालेंगे, मतलब एक दूसरे म्यूचुअल फंड में डालेंगे और वहां से वो पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। वो हर महीने 1,08,000 रुपीज विड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। पैसा डाला था 10,000 रुपए, विड्रॉ करेंगे हर महीने 1,08,000 रुपए, विच कैन कंसिडर्ड एज ए पेंशन। और दिस मनी कैन गो ऑन एंड ऑन, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ 6% विड्रॉल कर रहे हैं। मेरा मानना है उनका जो कॉर्पस है 2 करोड़ का, वो भी इंटैक्ट रहेगा और ये हर महीने जब तक ही इज अलाइव ही कैन अर्न दैट इनकम, एंड उसके बाद जो भी पैसा बचा होगा उनकी कॉर्पोरेट उनकी नॉमिनी को चला जाए। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग मंथली विड्रॉल एंड दैट इज थ्रू SW। अब ये क्वेश्चन था उनके लिए जिनके पास टाइम है इन्वेस्टमेंट का,
जिनको अभी पैसा इन्वेस्ट करना है और कुछ टाइम के बाद विड्रॉल करना है। सो देयर कुड बी पीपल जो अब रिटायरमेंट के पास हो, उनको लगता हो कि भाई हमारे पास आज पैसा है बट हम अब 2 या 4 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं या हम मंथली इनकम चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक रियल एग्जांपल लेता हूँ। दिस इज अ रियल एग्जांपल ऑफ अ रियल फंड। दिस इज अ रियल एग्जांपल कि सपोज 1 जनवरी 2000 में मिस्टर ए है, वो रिटायर होते हैं, उनके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा आता है फ्रॉम हिज पीएफ, फ्रॉम हिज पीपीएफ और अदर सोर्सेज। उनके पास 1 करोड़ रुपए आता है। उन्होंने हमारे कहने पे उस 1 करोड़ को एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया। हाइब्रिड फंड क्या फंड होता है? ये वो फंड होता है जहां पे इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि इक्विटी में कुछ 60-65% कंपोनेंट है, बाकी कंपोनेंट डेट में। प्योर इक्विटी फंड से रिलेटिवली सेफर होता है। रिस्क होता है बिकॉज इक्विटी का कंपोनेंट है, फॉर श्योर रिस्क होता है। बट यहाँ पे उन्होंने हमारे कहने पे उन्होंने 1 करोड़ रुपीस इस फंड में इन्वेस्ट किए। सपोज फॉर एग्जांपल आईसीसी थ्रू इक्विटी एंड डेट, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। फर्स्ट 5 ईयर्स तक उन्होंने पैसा विड्रॉ नहीं किया। उनकी रिटायरमेंट में उनके पास अभी कुछ पैसा सरप्लस पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला 5 साल तक मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, उसके बाद मुझे पैसा निकालना है। तो सपोज 2005 से यानी कि 5 साल के बाद से उन्होंने 50,000 रुपए महीना निकालना स्टार्ट। अब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ एक बार 1 करोड़ रुपीस और छोड़ दिया। 5 साल के बाद उन्होंने 50,000 रुपीस पर मंथ पैसा निकालना स्टार्ट। तो अब देखते हैं हुआ क्या। लेट अस सी द एक्चुअल नंबर। 2005 से 2024 तक ऑलमोस्ट 228 इंस्टॉलमेंट से उन्होंने 228 इंस्टॉलमेंट निकाली 50,000 रुपए पर महीने की, विच कम्स टू 2.28 करोड़। यानी कि उन्होंने 1 करोड़ रुपीस डाला था, उस 1 करोड़ में से हर महीना निकालते हुए उनकी जो वैल्यू है वो 2.28 करोड़ हो गई। यानी कि हर महीना 50,000 रुपीस उन्होंने निकाला। और जो उनका बचा हुआ फंड्स है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो उनका बचा हुआ फंड्स है उसकी वैल्यू आज की तारीख में ऑलमोस्ट लास्ट मंथ में was 12.95 करोड़। 12.95 करोड़। उन्होंने पैसा डाला था 1 करोड़ वन टाइम, दैट्स इट। 5 साल वेट किया, उसके बाद 50,000 रुपए महीना निकालना स्टार्ट किया। आज तक निकाल रहे और वो निकालते रहेंगे पूरी जिंदगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और उनका जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो भी ग्रो कर रहा है। तो दैट इज अ रियल पावर ऑफ एसडब्ल्यूपी। ये रियल एग्जांपल है। ये मैंने जो नंबर कोट किए रियल नंबर है। अगर इस फंड में ऐसा किया गया होता तो ये एक्चुअल नंबर्स है। अब ये तो तरीका हो गया जहां पे हमने मैनुअली किया। ये सारा तरीका हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं फ्रीडम एसआईपी। आईसीआईसी म्यूचुअल फंड्स में अगर बात करूं तो उनका एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड फ्रीडम एसआईपी। फ्रीडम एसआईपी में क्या होता है कि आप अपनी एसआईपी को आज डिसाइड करते हैं कि आपको पर मंथ कितनी एसआईपी करनी है, कितने टेन्योर की करनी है। आपको 8 साल के लिए करनी है, 10 साल के लिए, 12, 15, 20, 25, 30। आपको आउट ऑफ दिस 7 ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है। अगर आप 8 साल के लिए एसआईपी करेंगे तो 8 साल के बाद आपको 10,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक? जब तक आप अलाइव हैं या फिर जब तक फंड की वैल्यू है। हो सकता है फंड डेप्रिशिएट हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज आपको 10,000 पर मंथ आता रहेगा। अगर वही 10,000 पर मंथ आप सपोज 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अभी आप यंग है, आप चाहते हैं कि चलो मैं 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करूं, तो आपको 30 इयर्स के बाद 1,20,000 पर मंथ आना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक? जब तक या तो आप अलाइव है या फिर जब तक आपका फंड की वैल्यू डिप्रिशिएट हो। अगर उसके बाद कुछ होता है तो आपकी फैमिली को जो भी फंड वैल्यू हो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने सब कुछ ऑटोमेट कर दिया कि आप डे 1 पे डिसाइड कर दो आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 की बात करिए, इट कुड बी 20, 40, 50। अगर आप 50,000 करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 6 लाख रुपए महीना हो जाएगा। कितने साल के लिए करना है, आउट ऑफ दिस 7 ऑप्शन आपको चूज करना है। एंड देन उसके बाद ऑटोमेटिकली एसडब्ल्यूपी होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, डे 1 पे सब कुछ हो जाएगा। आपकी एसआईपी जाएगी, फंड ग्रो होगा। जब आपका एसआईपी का पीरियड खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली एसडब्ल्यूपी हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्रीडम एसआईपी। तो ये हम चूज कर सकते हैं। अब एक मैं आपको रियल एग्जांपल लेता हूं। दिस इज अगेन अ रियल एग्जांपल कि अगर किसी ने आईसीआईसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में, फॉर एग्जांपल है, मैं आईसीआईसी का एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ले रहा हूं, अगर 10,000 पर मंथ की एसआईपी करी होती 10 साल के लिए, अगर किसी ने 10,000 पर मंथ की एसआईपी करी होती 10 साल के लिए, तो मान लीजिए अगस्त 99 से वो एसआईपी स्टार्ट हुई टिल 2009, 10 साल के लिए एसआईपी करी। अब 10 साल के बाद जैसा कि मैंने पिछले चैनल बताया था कि 15,000 रुपए का विड्रॉल आप स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर 10 इयर्स आप 15,000 रुपए विड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 10 साल में आपने टोटल पैसा जो इन्वेस्ट किया वो था 12 लाख, क्योंकि एक साल में 1,20,000, 10 साल में 12 लाख। 10 साल के बाद आपकी वो जो 12 लाख है उसकी वैल्यू होगी 36 लाख। 10 साल बाद जो आपकी 12 लाख है उसकी वैल्यू 36 लाख है। ये एक्चुअल नंबर्स की बात करूं तो 2009 में आपके फंड की वैल्यू होगी 36 लाख। उसके बाद आपने 15,000 रुपए महीना निकालना स्टार्ट किया।
टिल जुलाई, अगर आप टिल जुलाई 2024 पैसा निकालेंगे तो 27 लाख रुपीस आपने निकाले होंगे. दिस इज द अमाउंट विच यू हैव विड्रॉन. एंड आज की डेट में जुलाई में जो बाकी कॉर्पस है उसकी वैल्यू वुड हैव बीन 2.22 करोड़. अब ये रियल एग्जांपल है. आपने सिर्फ 12 लाख इन्वेस्ट किए 10 सालों में, आपने विड्रॉ किए 27 लाख रुपए और आपके फंड की वैल्यू है 2.22 करोड़. अब ये लार्ज मिड कैप है, ये थोड़ा एग्रेसिव फंड है. ये उन क्लाइंट मतलब उन लोगों के लिए ठीक है, उन इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं. बट अगेन ये रियल डेटा है कि अगर आपने एक्चुअल में ऐसा किया होता तो आज आप अपनी विड्रॉल भी इंजॉय कर रहे होते और आपका जो रिमेनिंग पैसा है वो भी ग्रो कर रहे हो. तो दिस इज अगेन अ रियल एग्जांपल ऑफ फ्रीडम एसआईपी और फ्रीडम एसडब्ल्यूपी, जहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो. ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, बिकॉज आज हमारा वेबिनार है, हमने बात करी थी हम पावरफुल टिप्स, पावरफुल वेल्थ क्रिएशन बात करेंगे. तो हम नॉर्मल तरीके से शायद हम सब एसआईपी कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे. इसमें हम नाइट्रो बूस्टर कैसे लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और पावर अप कैसे करें, वो समझना जरूरी है. तो मैं 2 पावरफुल टिप आपके साथ शेयर करूंगा, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, देयर इज नो डाउट आपकी जो वेल्थ होगी वो बहुत ज्यादा और क्रिएट हो जाएगी. तो क्या है वो 2 पावरफुल टिप? आप सब रेडी है? सो क्या है वो पावरफुल टिप्स, मैं बताता हूँ. सबसे पहले एसआईपी टॉपअप. एसआईपी टॉपअप क्या होता है? आप अगर कोई चीज एसआईपी कर रहे हैं बट उसी एसआईपी को आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज से हर साल बढ़ा दें, तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन होगा वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा. अब एसआईपी मतलब सपोज आपने 25,000 पर मंथ से एसआईपी करी. अब बहुत सिंपल है, आपने सपोज 20 इयर्स के लिए, 25 इयर्स के लिए एसआईपी करी. अब इस केस में हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि 15 इयर्स के लिए एसआईपी करी. तो आप 25,000 हर मंथ इन्वेस्ट करें अगले 15 सालों तक. दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एसआईपी. अब इसी एसआईपी को पावरफुल बनाना है तो देन कम्स एसआईपी टॉपअप. यानी कि आप हर साल अपने एसआईपी को अगर कुछ परसेंटेज से बढ़ा दे, सपोज 10% या 20% से, उस 20% बढ़ाने से जो आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी. अब मैं अगेन रियल एग्जांपल ले रहा हूँ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी. अगेन फॉर एग्जांपल है, कोई भी फंड रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ. अगर किसी ने 25,000 रुपीज पर मंथ स्टार्ट किया था एसआईपी करना 1 जनवरी 2009 और उसको टिल जुलाई या अगस्त 2024 तक कंटिन्यू किया, हम अगर अज्यूम कर लेते हैं टिल 10 अगस्त 24 तक उसको कंटिन्यू किया, तो ऑलमोस्ट 15 इयर्स का एसआईपी पीरियड है. तो अगर वो नॉर्मल एसआईपी करते हैं तो 25,000 का जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट उनका जो 15 इयर्स में होता है वो 47 लाख होता है. और एक्चुअल वैल्यू अगर इस फंड में करते हैं, उस फंड की वैल्यू 3.22 करोड़ होती है. यानी कि आपने 15 सालों में 47 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और उसकी वैल्यू है 3.22 करोड़, और ग्रोथ ऑफ 2.75 करोड़. अब ये तो है नॉर्मल सिनेरियो, ये है नॉर्मल सिनेरियो. अब पावरफुल कैसे बनाना है? अगर इसी एसआईपी में सपोज आपने 20% से टॉपअप किया होता, तो ब्लू लाइन इज 20%. मैं एग्जांपल की 20% लेता हूँ. तो 20% मतलब अगर आपने 25,000 रुपए महीने से एसआईपी स्टार्ट करी, अगले साल आप 25,000 का 20% यानी कि 5,000 रुपए से बढ़ा देंगे अपना इन्वेस्टमेंट. यानी कि अगले साल 30,000 पर मंथ से एसआईपी स्टार्ट करें, उसके अगले साल 6,000 रुपए से 30 का 20%. तो आप 20% हर साल अपना एसआईपी को बढ़ा रहे हैं. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट 15 सालों में हुआ होता 2.46 करोड़ और उसकी वैल्यू होती 9 करोड़. 9 करोड़. सिर्फ 20% से अगर मैंने अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए होते, मेरी वेल्थ 3 टाइम्स ज्यादा क्रिएट होती, 3 करोड़ की जगह 9 करोड़. ये एक्चुअल डेटा है. सो दिस इज व्हाट द फंड वुड हैव गिवन एक्चुअल रिटर्न्स. सो ये चीज अगर आप 15 या 10% से करते तो वैल्यू 5 करोड़ होती. तो ऑब्वियसली यू कैन चूज अ नंबर. मेरा मानना है कि हर साल अगर हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे खर्चे बढ़ते हैं, हमारी लाइफस्टाइल के खर्चे बढ़ते हैं. तो क्यों ना हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं. एंड इन्वेस्टमेंट्स भी 10-20% बढ़ाने से हमारी जो वेल्थ क्रिएट हो रही है वो 2 या 3 टाइम्स ज्यादा हो रही है. तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुलर लीवर ऐड करने से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर ऐड करने से हमारी वेल्थ में कितना डिफरेंस आ गया. 3 टाइम्स का डिफरेंस आया सिर्फ 20% ऐड करने से. और साल में 10 या 20% ऐड करना ट्रस्ट में किसी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता. तो दिस इज वन पावरफुल वे. सेकेंड पावरफुल स्ट्रेटेजी. अब ये स्ट्रेटेजी भी पता सबको है, बट क्वेश्चन ये है कि इंप्लीमेंट कौन करता है. सेकेंड पावरफुल स्ट्रेटेजी इज दैट कि आप एसआईपी टॉपअप तो करो, उसके साथ एक काम और करो, और वो काम है बाइंग ऑन डिप्स. स्टॉक मार्केट हमेशा आप देखोगे डिप्स करता है, बीच बीच में देयर विल ऑलवेज बी रीजन जहां पे स्टॉक मार्केट करेक्ट करे. आपको करना क्या है, जब जब मार्केट करेक्ट कर रहा है, इफ यू हैव सम स्पेयर मनी, वो चीज देखो आपको मैनेज करनी है. फ्रॉम डिफरेंट एसेट्स कैसे निकाल सकते हो वो चीज देखनी है. अगर आपका स्पेयर मनी है, एक्स्ट्रा मनी है,
आप जब मार्केट गिरे उसको एड ऑन कर दो, इट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल। मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये रिसेंट न्यूज है, इलेक्शन डे का न्यूज है, बजट डे का न्यूज है। आप देखोगे स्टॉक मार्केट में ना हमेशा ऐसे इंसिडेंसेस आते रहते हैं जहां पे आपको ऐसी हेडलाइन सुनने को मिलेगी, सेंसेक्स क्रैशेस 3%, इन्वेस्टर लूज 15 लाख करोड़, ब्लड बाथ ऑन डलास स्ट्रीट, इन्वेस्टर लूज 31 लाख करोड़ ऑन इलेक्शन डे रिजल्ट। ये हमारा 5 जून का है, ये हमारा 4 दिन पहले का है। अभी आपका बजट का आएगा तो आपने देखा कि यहाँ पे क्रैश हुआ था। सो मार्केट्स में ऐसे करेक्शंस आते रहते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको उन करेक्शन से डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? अब मैं यहाँ पे लास्ट 10 साल के करेक्शन बता रहा हूँ सेंसेक्स के, जहां पे मार्केट करेक्ट किया। अलग अलग टाइम फ्रेम था, 2016, 2018, कोविड की टाइम की बात करूं, 2020, 22, मार्केट से करेक्शन करे, बट एवरी टाइम मार्केट रिकवर्ड। टाइम लिया मार्केट ने, हो सकता है 90 डेज, 3 मंथ, 6 मंथ, 180 डेज टाइम लिया, बट जब जब मार्केट ने करेक्शन दिया है मार्केट ने रिकवरी करी। तो पॉइंट ये है कि, और आपको बताता हूं, जितना स्टीप क्रैश होगा, जितना ज्यादा मार्केट गिरेगा, उतनी स्पीड से मार्केट रिकवर करेगा, उतना ज्यादा मार्केट रिकवर करेगा। 2008-9 का क्रैश, आई थिंक जो लोग 2008 में थे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, मार्केट ऑलमोस्ट 60% क्रैश करा था विद इन अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 6 to 7 months। 60% क्रैश करा था, एंड उसके बाद मार्केट रिकवर टू 142%। सो मार्केट क्रैश करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, बट जितना ज्यादा क्रैश करेगा उतना ज्यादा चांसेस है जब आप इन्वेस्ट करोगे उस टाइम पे कि आपके पॉजिटिव रिटर्न्स के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो आप एसआईपी टॉपअप तो करते रहो, उसके साथ साथ क्या है, आपको एडिशनल फंड्स ऐड ऑन करने, कब ऐड ऑन करने, जब मार्केट गिरेगा। देखो आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, बट सबसे ज्यादा रिटर्न तभी आएगा। ये डेटा है यूएस का, जहां पे 20 इयर्स में उन्होंने देखा कि अगर मार्केट क्रैश में आपने इन्वेस्ट किया होता, आपने तभी इन्वेस्ट किया होता, तो आपके सबसे ज्यादा रिटर्न बनते। अगर आप हर मंथ इन्वेस्ट करते तो भी आपके रिटर्न पॉजिटिव है तो थोड़े कम होते। अगर आप किसी रैंडम डे में इन्वेस्ट करते तो रिटर्न और कम होते। अगर आप मार्केट जब सबसे हाई तक तब इन्वेस्ट करते तो रिटर्न और कम होते। रिटर्न सबसे ज्यादा कम मिले आपको लास्ट 20 इयर्स में, ये डेटा है, व्हेन मार्केट क्रैश हुआ उस टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया। तो डेटा भी बताता है कि अगर आप मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट करोगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। सो दिस इज अ थिंग, जब भी मार्केट क्रैश करेगा आपको न्यूज में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसी लगेगा कि यार लॉस हो रहा है, मार्केट क्रैश कर गया, बट मुझे लगता है उसको आप रिप्लेस कर दो स्टॉक मार्केट सेल से। तो नेवर यूज द वर्ड मार्केट क्रैश, यूज द वर्ड मार्केट सेल। जब मॉल्स में सेल लगती है, जब बाजार में अमेज़न में सेल लगती है तो हम खुश होते हैं ना, हम ज्यादा सामान खरीदते हैं। ऐसे ही जब बाजार गिरता है, स्टॉक मार्केट गिरता है, तो हमें खुश होना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर हमें चीजें सस्ती मिल रही है तो हमें खुश होना चाहिए, हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस दिन हम ये कर लेंगे ना, आप देखिएगा आपकी वेल्थ डिस्प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगी। कहना आसान है, करना मुश्किल है। मैं आपको डेटा पॉइंट दिखाता हूँ, ये डेटा एग्जैक्टली उल्टा बोल रहे हैं। नॉर्मली लोग उल्टा करते हैं, जब मार्केट गिरता है तो लोग पैसा निकाल लेते हैं और जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि ये वो केस है जहां पे मार्केट्स ऊपर था, ये हाई वैल्यूएशन केस है जहां पे मार्केट्स ऊपर था, मार्केट एक्सपेंसिव था। तो आप देखोगे डीआई फ्लोज, मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में फोर्स पॉजिटिव थे, लोगों ने पैसा और डाला। जब मार्केट सस्ता था, जब मार्केट में करेक्शन आया, जब मार्केट चीप हुआ, तो लोगों ने पैसा निकाल लिया। तो कहना आसान है, नॉर्मली लोग उल्टा करते हैं। वॉरेन बफेट आल्सो सेज दैट बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। बट अगर आपको वेल्थ ज्यादा क्रिएट करनी है, अगर आपको नॉर्मल बंदे की तरह नहीं करना है, आपको ज्यादा वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा। आपको जब डर है, जब फियर है, तब ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करते रहो नॉर्मल सिनेरियो में, रुको मत, टॉप अप करो, सब कुछ करो। उसके साथ साथ आप जब भी मार्केट करेक्ट हो उस टाइम पे इन्वेस्ट कर दो, आपकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ी। अगेन टाइम का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों। जब आपको लगे सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में, तो बस यही ध्यान रखना, दिस टू शेल पास। टाइम बहुत पावरफुल चीज है दोस्तों, ये बुरा वक्त भी पास हो जाएगा। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए वैलिड नहीं है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, सब चीज साइकिल में होती है, ऊपर नीचे चलता रहता है। आप बस पेशेंस रखो, सही काम करो और आगे बढ़ते रहो, एवरीथिंग विल बी ओके। सेम थिंग्स हैपन इन स्टॉक मार्केट। सो टाइम, मैंने आपको बता देना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आज हम इसके बारे में, इसकी पावर को समझेंगे। सो दिस इज अगेन पावर ऑफ टाइम, कि जब आपके इन्वेस्टमेंट्स डाउन हो, नेगेटिव दिख रहा हो, पोर्टफोलियो रेड हो,
घबराओ मत, दिस टू शैल पास। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, क्या करें यार, मार्केट से पैसा निकाल देना चाहिए, इन्वेस्ट करें, रुक जाएं, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। मार्केट हाई पर तो है, मैं लेकिन बताता हूँ मार्केट काम कैसे करते हैं। सो स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट ए प्रॉक्सी ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। जैसे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट ग्रो करता है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट 44 इयर्स में 1979 से 2024 तक 13.7% से ग्रो करी है। तो इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो जो है वो ऑलमोस्ट 13.7% से ग्रो करी है। आप देखोगे सेंसेक्स यानी कि स्टॉक मार्केट भी अराउंड 16%, 15.8% से ग्रो किया है। सो इट इज नथिंग बट ए प्रॉक्सी ऑफ कंट्रीज ग्रोथ। जैसे कंट्री जिस प्रोपोर्शन में ग्रो करेगी स्टॉक मार्केट में वैसे ही ग्रो करेगा। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ कि ये चार्ट है ईपीएस का, दैट इज अर्निंग पर शेयर ऑफ सेंसेक्स। ये चार्ट है सेंसेक्स की वैल्यू का। अच्छा, ईपीएस होता है क्या, मैं समझा देता हूँ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट नंबर। सेंसेक्स की वैल्यू ड्राइव कैसे होती है, मतलब व्हाट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स कुछ नहीं, टॉप 30 कंपनीज ऑफ सेंसेक्स का जो वैल्यूएशन होती है, जो प्राइस मूवमेंट होता है, उसकी इंडेक्स को हम सेंसेक्स बोलते हैं। और वो सेंसेक्स डिराइव कैसे होता है, वो सेंसेक्स दो चीजों से डिराइव होता है। पहला ईपीएस, सेकंड पी मल्टीपल। ईपीएस मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर, उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो यानी कि सेंसेक्स के केस में टॉप 30 कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। उन 30 कंपनीज पर शेयर कितना रुपए कमा रही है, एंड मल्टीप्लाई करते हैं पी मतलब प्राइस अर्निंग। इसको हम सेंटीमेंट्स बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो। यानी कि बाजार अभी कितना वैल्यू देना चाहता है उन मल्टीपल्स को। अगर बाजार बुलिश है तो पी मल्टीपल मतलब ज्यादा है, बाजार अगर बेयरिश है मतलब अगर बाजार में सेलिंग है या पैनिक है तो पी मल्टीपल कम हो जाता है, यानी कि लोग कम मल्टीपल्स देने को तैयार होते हैं। तो सेंसेक्स की वैल्यू इन चीज से ड्राइव होती है। तो आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में जैसे ईपीएस बढ़ रहा है, आप देखोगे सेंसेक्स है, ये ईपीएस है। 30 कंपनीज का जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है सेंसेक्स वैल्यू भी बढ़ रहा है। बीच में हमने देखा कोविड के टाइम पे ईपीएस गिरा, सेंसेक्स भी गिरा। तो आप देखोगे ट्रेंड वही है, जैसे जैसे कंपनी की इकोनॉमी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी सेंसेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर नीचे करेगा बीच में, उससे घबराना नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि आज से 10 साल बाद सेंसेक्स क्या होगा, लेट अस ट्राई टू प्रेडिक्ट। तो हमने बात करी कि सेंसेक्स इज नथिंग बट इकोनॉमी है। इकोनॉमी मतलब टॉप 30 कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है और प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। तो अगर हम अज्यूम करें कि आने वाले 10 साल में हमारी इकोनॉमी 7% से ग्रो करेगी, एक फेयर अजम्पशन है, इंडिया की इकोनॉमी 6.7% ग्रो कर रही है और इन्फ्लेशन 5% रहेगा, तो 12% के हिसाब से हमारी नॉमिनल इकोनॉमी ग्रो करेगी, बहुत नॉर्मल अजम्पशन है। तो अगर हम ये अजम्पशन लेते हैं तो आज सेंसेक्स का जो ईपीएस है वो 3310 है। अब इसी अजम्पशन को हम लेते हैं कि अगर 12% से इसका प्रॉफिट ये ग्रो करेगा तो हमारे सेंसेक्स अगले 10 साल में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या वैल्यूज है, उसको समझते हैं। लेट अस ट्राई टू प्रेडिक्ट, बस ऐसी एक अजम्पशन लेते हैं। तो हमारा जो सेंसेक्स है उसका जो ईपीएस है वो 10 साल बाद 12,281 होगा, यानी कि टॉप 30 कंपनीज की जो अर्निंग होगी वो यहाँ से बढ़ के अज्यूमिंग 12% ही ग्रोथ है वो 12,281 होगी। अब 12,281 में हम सेंटीमेंट्स का मल्टीपल लगाते हैं। अगर मार्केट बहुत पैनिक में, मार्केट बियरिश है, बियरिश मतलब पैनिक में, मार्केट में लगता है, डर लग रहा है लोगों को, पैनिक है, तो उस टाइम पे जो पी मल्टीपल होता है नॉर्मली 15 टाइम्स होता है। एवरेज जो सेंटीमेंट्स होता है उसका पी मल्टीपल 20 टाइम्स होता है। और अगर मार्केट बुलिश है, जैसे मार्केट अभी अच्छा चल रहा है, तो उस टाइम पे पी मल्टीपल 20 टाइम्स है। तो ये एक ऑन एन एवरेज पी मल्टीपल्स है। पी मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि आप कितना पैसा देना चाहते हैं, आप किस प्राइस में कोई चीज खरीदना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड पी मल्टीपल। अगर आप कोई चीजें बहुत बुलिश है तो आप महंगा पी मल्टीपल देंगे। अगर आप किसी चीज से बेरिश है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ से तो नीचे जाएगा, तो आप कम पी मल्टीपल देंगे। तो पी मल्टीपल सिर्फ इतना बताता है, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाते, बस इन्हीं पी मल्टीपल को अज्यूम करते हैं कि आज से 10 साल बाद अज्यूम करते हैं कि मार्केट बहुत बेरिश है, मार्केट में बहुत डर है, लोगों को यकीन नहीं है, लगता है कि मार्केट गिरेगा, तो 15 पी मल्टीपल होंगे। तो उस टाइम पे सेंसेक्स की वैल्यू होगी 1,60,000। ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी। अगर मार्केट करंट सेंटीमेंट्स की बात करूं, अभी मार्केट का करंट सेंटीमेंट है वो 23 पी मल्टीपल है, तो सेंसेक्स की वैल्यू होगी 2,37,000। अगर एवरेज पी मल्टीपल की बात करूं तो सेंसेक्स की वैल्यू होगी 2,40,000, और अगर बुलिश पी मल्टीपल की बात करूं तो सेंसेक्स की वैल्यू होगी 3,03,000। अभी सेंसेक्स है 81-82,000 की रेंज में। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 10 साल में सेंसेक्स डबल दिखता है। वर्स्ट केस सिनेरियो जब हमें लगता है सब कुछ खराब है। अगर एवरेज सिनेरियो देखें तो 2,30,000 2,40,000 दिखता है, यानी कि आज से 3 टाइम्स ज्यादा मल्टीपल।
और अगर बहुत बुलिश थे तो 3 लाख रुपीस, 3 लाख का सेंसेक्स वैल्यू। तो ये सेंसेक्स के प्रोजेक्शन है आज से 10 साल बाद। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर जाएगा तो मतलब हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होगा, दिस इज हाउ मार्केट ऑलवेज बिहेव, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो इट लुक्स वेरी गुड। तो अब ये सेंसेक्स की हमारी जर्नी है, तो आप देखोगे कि मार्केट आज ऑल टाइम हाई पर है, 80,000 भी क्रॉस कर चुका है, बट बीच में आपको अलग अलग रीजन दिखेंगे जब मार्केट में करेक्शन आए। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड, डीमोनेटाइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑयल, ईरान वॉर, कुछ ना कुछ सिचुएशंस आती रही हैं, आगे भी आती रहेंगी। बीच में मार्केट गिरेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, बट लॉन्ग टर्म में इट गोज ऊपर। तो करेक्शन से घबराना नहीं है, ऑब्जेक्टिव यही है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं कि अभी करेक्शन आएगा तभी हम कुछ करेंगे। तो पीटर लिंच एक बहुत बड़े फंड मैनेजर है यूएस के, जो पहले मैनेज करते थे, उनका भी ये मानना है कि फार मोर मनी हैज बीन लॉस्ट इन इन्वेस्टर्स प्रिपेयरिंग फॉर करेक्शन रेदर देन एक्चुअल करेक्शन। करेक्शन में जितना पैसा लोग नहीं खोते ना, उससे ज्यादा लोग एंटिसिपेशन में लूज कर देते हैं। ये सोच के कि पैसा मार्केट नीचे जाएगा, अभी रुक जाते हैं, अभी रुक जाते हैं। पीपल लूज मोर मनी इन दैट केस रेदर देन एक्चुअल करेक्शन। तो पॉइंट मेरा यही है दोस्तों, देखो करेक्शन कब आएगा, कितना आएगा, कितना टाइम लेगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, नो वन कैन प्रिडिक्ट दैट। बट एक चीज क्लियर है कि करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। करेक्शन होगा, बट आप पास में जितने भी करेक्शन उठा लो, इवेंचुअली मार्केट ने उसको ओवरकम किया और एक नया ग्रोथ बना। तो मार्केट आप देखोगे हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है, बट लाइफ टाइम हाई पर नहीं है। ऐसा किसने बोला कि मार्केट यहाँ से और ऊपर नहीं जा सकता? यस, मार्केट कैन करेक्ट थोड़ा बहुत, नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। आज सेंसेक्स 82,000 है, वो 85 भी होगा, 90 भी होगा, 1 लाख भी होगा। हमने देखा कि बहुत बड़ा रीजन है वो होने के चांसेस। अब उसके ऊपर एक और चेरी ऑन द टॉप कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टैक्सेशन भी कम लगता है। अगर हम एफडी कर रहे हैं, अगर हम डिविडेंड इनकम कमा रहे हैं, अगर हम रेंटल इनकम कमा रहे हैं, तो टैक्स एज पर टैक्स स्लैब है। यानी कि जो भी हम इनकम कमा रहे हैं, अगर हम 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं तो हमें 30% टैक्स देना है। जबकि इक्विटी और लॉन्ग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल तक उनको होल्ड करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, तो 1,25,000 का जो गेन है उस पर 0 टैक्स, एंड उसके बियॉन्ड सिर्फ 12.5% टैक्स, इनरिस्पेक्टिव आपका टैक्स स्लैब किया है। तो आपकी वेल्थ भी क्रिएट हो रही है, आपको टैक्स भी कम पे करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब बात करते हैं इन्वेस्ट इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी कि अब ये तो हमने लास्ट 44 ईयर्स की डेटा की बात करी कि इंडिया में 15% का रिटर्न सेंसेक्स ने दिया, मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए। आगे क्या लग रहा है? तो दोस्तों, आई फील इंडिया की इकोनॉमी इज गोइंग वेरी गुड शेप। आज ऑलमोस्ट $3.74 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सारे प्रोजेक्शन है आईएमएफ के कि 2027 तक वी विल बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2030 तक 7 ट्रिलियन, एंड 2047 तक वी वुड बी $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये आईएमएफ के प्रोजेक्शंस है। नंबर्स कैन गो लिटिल हेवायर, देन नोबडी नोज। हो सकता है 2027 की जगह 2028 हो, नोबडी नोज अबाउट दैट। बट जो ट्रेजेक्ट्री है वो अच्छी है। वो क्यों लग रही है? बिकॉज इंडिया के जो डेमोग्राफिक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंजम्पशन स्टोरी इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सपोर्ट्स इंडिया के बढ़ रहे हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी है, करेंसी स्टेबल है, इंटरेस्ट रेट स्टेबल है, एक स्टेबल गवर्नमेंट आई हुई है। तो सारे फैक्टर्स ये बता रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी शेप। आप ये देखेंगे भी कि इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी फास्ट इकोनॉमी, जो बड़ी इकोनॉमी जो इंडिया की। और मुझे लगता है इसके साथ साथ जो ड्राइविंग फैक्टर है इंडिया का, वो 2 रीजन है। सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10-20 ईयर्स इंडिया के हैं, उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि ड्राइवर्स ऑफ प्रीमाइजेशन, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है ग्रो करेगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो लोअर लेवल वाले लोग हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, वो मिडिल में जाएंगे, मिडिल वाले इनकम अपर में जाएंगे, अपर वाले अब हाई इनकम में जाएंगे। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वो अपने से ऊपर वाले स्लैब में जाएंगे, जैसे जैसे वो अपर वाले स्लैब में जाएंगे दे विल ट्राई टू स्पेंड मोर, वो ज्यादा बेटर खर्च करेंगे, ज्यादा चीजों पे खर्च करेंगे, इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये चीज जब तक रहेगी, ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी इज इन गुड शेप। सेकेंड फैक्टर जो मुझे लगता है, इंडिया की एज, इंडिया की एवरेज एज आज की तारीख में 29 ईयर्स है। अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन निकालूं, उसकी एवरेज एज 29 ईयर्स है, विच इज वेरी वेरी गुड। अगर मैं देखूं, ये जो ऑरेंज लाइन है वो इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और रेड लाइन वर्ल्ड का वर्किंग एज पॉपुलेशन है। वर्किंग एज पॉपुलेशन रेशियो मतलब क्या होता है दोस्तों? 25 से 60, बिकॉज दैट इज आवर वर्किंग एज। तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन आपकी वर्किंग एज में आती है, वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कितना ज्यादा ग्रो करेगी। तो इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। वर्ल्ड का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है,
आप देखेंगे वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, इंडिया का इंक्रीजिंग ट्रेंड में। आगे जाके होगा 2040-45 में इंडिया का भी एज बढ़ जाएगी, फिर वो डिक्लाइनिंग फेज में आएगा, बट एटलीस्ट नेक्स्ट 10-20 ईयर्स ये जो है वो अप ट्रेंड में है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन वर्किंग एज में रहेगा उतना ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करने के चांसेस है। तो इंडिया का जो वर्किंग जो एज है, मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन है, वो ऑलमोस्ट लोएस्ट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया विल ग्रो। हैविंग सेड दैट, दे विल ऑलवेज बी हेडविंड। आपको कभी ना कभी हर समय कोई ना कोई रीजन मिलेंगे। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ईरान इजराइल वॉर, बांग्लादेश में अनरेस्ट है, यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, इस साल स्टेट के इलेक्शन है, जापान ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिया, ग्लोबल में रिसेशन है। यू विल ऑलवेज हियर दिस टाइप ऑफ न्यूज। ऑब्वियसली कुछ न्यूज बड़ी होंगी, इम्पैक्ट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, बट मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। क्वेश्चन ये है कि आज से पहले अगर पुराने जो करेक्शंस थे, अगर हमें टाइम मिलता तो हम क्या करते? उस करेक्शन में डर जाते या उसमें इन्वेस्ट करते? तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ऑल पास करेक्शन फील लाइक लॉस अपॉर्चुनिटी। हम सब यही दुआ करते हैं कि यार कोविड में काश हम सब कुछ इन्वेस्ट कर देते तो अगले 1 से 2 साल में हमारी वेल्थ डबल हो जाती। तो दोस्तों होता यही कि जब करेक्शन आता है तब हमें डर लगता है, जब वो करेक्शन निकल जाता है तब हमें वो लगता है कि लॉस अपॉर्चुनिटी। तो करेक्शन से हमें डरना नहीं है। हर करेक्शन हमें ये लगता है कि डिफरेंट है, इस बार तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बट इवेंचुअली विद टाइम एवरीथिंग सेटल्ड। अब हम बात करते हैं 7 कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, इसलिए अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। तो कौन सी ऐसी 7 मिस्टेक है जो इन्वेस्टर करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? इन्वेस्टिंग विदाउट प्रॉपर गोल एंड असेसमेंट ऑफ योर रिस्क एपेटाइट। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे पास कोई गोल नहीं है, जस्ट किसी ने कुछ बोला, मेरे फ्रेंड ने कुछ इन्वेस्ट किया, हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हम बिना गोल के कर रहे हैं या बिना रिस्क एपेटाइट समझ के कर रहे हैं, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हम ये चीजों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे, देन दैट इज नॉट ए राइट वे इन्वेस्टमेंट। सिलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विदाउट ए थॉरो रिसर्च। हम रिसर्च नहीं कर रहे, हम एडवाइस फॉलो नहीं कर रहे, हम एडवाइजर की कंसल्ट नहीं कर रहे, हम पास रिटर्न्स को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसी गलतियां मत करिए। प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल ऑब्वियसली मेक मनी। ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एंड टाइम द मार्केट, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे लगता है हर कोई करता है। दे ऑलवेज ट्राई टू टाइम द मार्केट। मार्केट ऊपर है तो अभी बुक कर देते हैं, मार्केट नीचे आएगा तो इन्वेस्ट कर देंगे, अगर मार्केट नीचे आएगा तो अभी वेट कर लेते हैं। आई हियर दिस ऑल द टाइम एंड ट्रस्ट मी, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन टाइम द मार्केट। मैंने आपको बताया वो जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अपना सिप्स करते रहो, टॉप अप करते रहो, और जब मार्केट गिरे तो उसमें आप एड ऑन कर दो, बस इतना कर दो। कॉन्स्टेंटली रीशफलिंग योर इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पास परफॉर्मेंस के बेस पे अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करते रहते हैं कि अरे यार इस साल गोल्ड ने अच्छा किया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब रियल एस्टेट भाग रहा है तो चलो सब कुछ बेच के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। अब स्टॉक मार्केट भाग रहे हैं तो सब कुछ सेल करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। ये नहीं करना चाहिए। स्टॉप इन्वेस्टिंग व्हेन मार्केट हिट्स लो। ये पॉइंट मैं पहले अभी भी बताया था कि मार्केट लो होता है तब बेस्ट टाइम होता है, बट नॉर्मली लोग उल्टा करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। लैक ऑफ डाइवर्सिफाइंग व्हाइल एलोकेटिंग द एसेट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अगर रिस्क मैनेज कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करें। आप एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट मत करिए। आप सिर्फ गोल्ड या फिर स्टॉक मार्केट या फिर रियल एस्टेट में सिर्फ इन्वेस्ट मत करिए। आप अपने पैसे को मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करिए। गोल्ड में भी इन्वेस्ट करिए थोड़ा पोर्शन, म्यूचुअल फंड्स में भी करिए, स्टॉक्स में भी करिए, रियल एस्टेट में भी करिए। आप डाइवर्सिफाई करिए, क्योंकि हर एक एसेट की एक साइकिल होती है। कभी कोई एसेट परफॉर्म करता है, कभी कोई एसेट परफॉर्म करता है, तो वी शुड डाइवर्सिफाई एसेट्स इग्नोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन रिटर्न। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज ए इन्वेस्टर मेरे को ये समझना है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। पोस्ट टैक्स एंड पोस्ट इन्फ्लेशन मेरे हाथ में कितना रिटर्न आ रहा है। अगर कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में है और अगर वो एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रस्ट में उनकी वेल्थ ग्रो नहीं हो रही, डीग्रो हो रही। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो आपको टैक्सेशन और इन्फ्लेशन दोनों का इम्पैक्ट देखना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए कि आप उनको कंसीडर करो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फ्रेंड, चॉइस हमारी है कि हम अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहे या फिर अपने पैसे को काम पे लगाएं जिससे कि वो पैसा अर्न करे और हम अपने लाइफ की फ्रीडम को हासिल कर सके और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सके। सो जितना ज्यादा आप अपने पैसे को काम पे लगाओगे, यानी कि पैसिव इनकम पे लगाओगे, उतनी जल्दी आप फ्रीडम अचीव करोगे। आई वांट टू कंक्लूड टुडेस प्रेजेंटेशन बाय दिस, वर्ड्स में इंस्पायर बट ओनली एक्शन क्रिएट्स चेंज। आज का प्रेजेंटेशन आपने अटेंड किया, आई होप कुछ ना कुछ आपको वैल्यू एडिशन मिला होगा। आपने अदरवाइज भी सुना होगा, लोगों से इन जनरल सुना होगा,
बट सब कुछ बेकार है अगर आप एक्शन नहीं लो। सो आज आपने एक्शन लिया, संडे का दिन था, आप लोगों ने एक्शन लिया। बहुत सारे लोगों ने मैसेज देखा होगा बट एक्शन नहीं लिया। नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे, मूवीज देख रहे होंगे, घूमने गए होंगे, विच इज ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट अगर 1 घंटा 1.25 घंटा हमने निकाला है अपना, तो आपने एक्शन लिया। अब एक एक्शन और लेना है कि जो चीजें हमने करी, जो हमें समझ में आ रही है, जो आपको लगता है आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए हेल्पफुल है, उसको इम्प्लीमेंट जरूर करेगा, बिकॉज बिना एक्शन के कुछ नहीं। तो अगर आज के सेशन का रिकैप करें तो हमने फ्रीडम के बारे में बात करी, हमने वेल्दी माइंडसेट के बारे में बात करी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे हम वेल्थ को जनरेट नहीं कर पाएंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमने बात करी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग वेल्थ थ्रू इन्वेस्टमेंट्स हमने कैसे देखा, SIP प्लस SWP, फ्रीडम SIP, टॉपअप SIP, कैसे वेल्थ बना सकते हैं। ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी लगती है नेक्स्ट 10-20 ईयर्स के लिए। आज कौन से मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड नहीं करने चाहिए। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। थैंक यू फॉर द सेशन। टाइम, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, डिजिटल मार्केट एंड एक्शन टेकन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सपन जी आपने। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम में हमने देखा अलग अलग फैक्टर है। एक्टिव इनकम के लिए टाइम इज व्हाट वी आर सीकिंग फॉर। फाइनेंशियल फ्रीडम मींस फ्री टाइम। कंपाउंडिंग के लिए टाइम, करेक्शन है तो टाइम, पेशेंस देना पड़ेगा आपको। तो मेरे हिसाब से टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर समराइजिंग the key takeaways. If I invested 10,000 today and after 5 years the value is 1 lakh and I withdraw 20,000, will tax will be charged? नहीं मंजूर जी, आपका जो प्रॉफिट है, आई थिंक मैंने उसको आंसर कर दिया है। तो प्रॉफिट टिल 125 तक का प्रॉफिट पे यू विल नॉट बी टैक्स्ड, उसके ऊपर आप टैक्स होगा। कोई भी कुछ और क्वेश्चन है, आई एम हियर। थैंक यू अगेन एवरीवन फॉर अटेंडिंग इट। जो भी आपकी क्वेश्चन है प्लीज डालिए चैट बॉक्स पे, विल आंसर ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू धीरज जी, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल, स्मॉल इज पावरफुल धीरज जी। आप SIP कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बस नाउ मेक श्योर हम उसको और कैसे बढ़ाएं और कंटिन्यूसली बढ़ाएं। दैट विल हेल्प यू इन टेकिंग द फाइनेंशियल फ्रीडम मच अर्लियर। 150 कैन वी मेक फ्रीडम? राशिद जी बिल्कुल अचीव कर सकते हैं फ्रीडम, आप बिल्कुल कर सकते हैं। एज इज जस्ट ए नंबर, आपको डिसाइड करना है, उस पर काम करना पड़ेगा। एज इज जस्ट ए नंबर। मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो इन रियल सेंस फ्रीडम होनी है, बट प्रैक्टिकली आई एम डूइंग व्हाट आई लव टू डू। एंड मैंने एट द एज ऑफ 35 आई डिड माय रिटायरमेंट। मैंने प्रोफेशनल लाइफ से, अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया। मुझे वो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। आई लेफ्ट माय जॉब, आई लेफ्ट दैट रेट रेस। मुझे मजा नहीं आ रहा था। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन बट आई एम सेइंग फॉर मी, मुझे मजा नहीं आ रहा था। एट द एज ऑफ 35 आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड स्टार्टेड समथिंग व्हिच आई लव टू डू। दिस इज व्हाट आई लव टू डू। मेरे लिए ये भी रिटायरमेंट है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम है, बिकॉज आज मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, जो मैं दिल से चाहता हूँ। मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। सो दैट इज अगेन फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप घर पे बैठे रहेंगे। मेरे हिसाब से वो तो बिल्कुल सिचुएशन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप अपनी लाइफ को फ्यूटाइल कर रहे हैं, अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मींस आप अपने हिसाब से लाइफ जी रहे हैं। तो डेफिनेटली 50 क्या, अगर आप जल्दी प्लानिंग करें तो 35-40 पे भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल धीरज जी, आप हमारा फीडबैक फॉर्म फिल करिए, आपको कंसल्टेशन का स्लॉट मिलेगा, आप बुक करिए एंड डेफिनेटली वी विल हैव अ कंसल्टेशन विद यू। आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको एड्रेस करेंगे। थैंक्स अ लॉट अभिषेक जी, थैंक्स अ लॉट। टाइटल अभिषेक जी कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, मिस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं टाइटल इन फीडबैक फॉर्म। कोई भी और क्वेश्चन है, डाउट है आज के सेशन को लेके, तो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई चीज आपको लगता है कि नहीं आ रही है तो ठीक नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं होता है, मैं कुछ ज्यादा बता रहा हूँ या कुछ प्रैक्टिकल चीज नहीं बता रहा हूँ, जो भी आपको लगता है पुट इट। मैंने जो भी चीजें बताई ना दोस्तों, ट्रस्ट मी, आई एम आइदर डूइंग इट माई सेल्फ और आई हैव फॉलोड इट। मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई है जो मैं नहीं करता हूँ। आई हैव डेफिनेटली डन ऑल दोज थिंग्स इन माई लाइफ। मल्टीपल इनकम्स, सिर्फ टॉपअप, पैनिक्स में इन्वेस्ट करना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम, मैं सब कुछ काम कर रहा हूँ। आई एम प्रैक्टिकली डूइंग एवरीथिंग। जो मैं आप सबसे डिस्कस कर रहा हूँ सब कुछ मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। मैंने अपना इन्वेस्टमेंट अपनी फर्स्ट सैलरी के साथ स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक कोई क्वेश्चंस नहीं है। स्टिल विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर। कोई भी क्वेश्चन हो आप हैंड रेस भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू अनम्यूट यू। अगर आपको बात करनी है तो आई विल ट्राई टू अनम्यूट आल्सो। Who wants to talk can raise his hand. I will try to unmute if you want to talk. Otherwise Q&A में तो we are open for any queries. Somebody has raised his hand. Dheeraj, allowed to talk. Thank you everyone. Thank you for the lovely feedback. Pranshu, SWP आपको जानना है, मैं आपको समझा दूंगा। SWP is nothing, is systematic withdrawal plan। कि पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हो या तो वन टाइम या SIP, उस वेल्थ जो आपकी क्रिएट हो गई है वहां से आप विड्रॉल करते हो। दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ SIP।
आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने विड्रॉ करते हो, दैट इज कॉल्ड SWP। और SWP की सबसे अच्छी बात ये है कि इट इज फ्लेक्सिबल, आप जब चाहो इसको इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो दैट इज द ब्यूटी पार्ट ऑफ SWP। और बहुत जल्दी हमारा कमिंग वीक में वीडियो आएगा SWP पे, तो डेफिनेटली हम यूट्यूब पे आपको शेयर करेंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। तो SWP के बारे में डिटेल वीडियो रहेगा, you will understand how SWP works. So I think कोई क्वेश्चंस अब नहीं है। So once again thank you everyone for joining in today's session। मुझे तो बहुत ही मजा आया, आप लोग ने काफी इंटरेक्टिव रखा इस सेशन को। आई होप मैंने आप लोगों के टाइम में कुछ वैल्यू ऐड करी हो, क्योंकि टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो आपने आज जो 1.5 आवर्स मेरे साथ स्पेंड किया, आई होप मैंने वैल्यू क्रिएट की हो, और आप जो भी आपको समझ में आए हो उस पर एक्शन लेंगे, सो दैट आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे और आप उसके जो वैल्यू क्रिएट हुई उसका फायदा देख पाएंगे। सो आई होप ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई होप आप सब अपने लाइफ के फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्द से जल्द अचीव करें और एक फुलफिलिंग और एक हैप्पी लाइफ जिए। सो हम इस तरीके से और भी वेबिनार्स करेंगे आगे। सो आप सबसे आशा करता हूँ कि आप लोग आगे भी जुड़ेगा। विल कीप ऑन डूइंग वेबिनार्स ऑन डिफरेंट टॉपिक। हम आगे कुछ और वेबिनार्स करेंगे अलग अलग टॉपिक्स में ऑन पर्सनल फाइनेंस। एंड आप हम लोग के यूट्यूब चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करेगा और कंटिन्यूस उस पर वॉच रखिएगा। हम आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे काम के वीडियोस लाएंगे, जिससे आप अपनी पर्सनल फाइनेंस को ठीक कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।